अब तक हमने सीखा बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में हमने बूटिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, बूट करना किसे कहते हैं और इस दौरान क्या प्रक्रिया होती है, ये सारी जानकारी ली। अब मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ आगे बताना चाहूँगी। आप जो कुछ भी कंप्यूटर पे देख रहे हैं, ये सब इसके अंदर ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये सब जो हैं आइकन्स हैं, ये सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। जिन भी चीज़ों पे हम यहाँ खोल के काम करते हैं, ये सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें इस बेस को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में कंप्यूटर में क्या है। ये जो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं, किंतु इसके अंदर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब कंप्यूटर पे कार्य करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ही आवश्यक होते हैं और उनमें सबसे पहले एक आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ मैं थोड़ी सॉफ्टवेयर की जानकारी दूंगी कि सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम्स का समूह, और प्रोग्राम्स का समूह, प्रोग्राम्स जिसे हम बोलते हैं संकेतों का समूह। जैसे हम कहीं भी पिकनिक जाते हैं या कहीं भी हम कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम अपने संकेतों के समूह को एक जगह लिख के रख लेते हैं, या हम वर्बली संकेतों को कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन चलेगा, किससे जाना है, कहाँ जाएंगे, कौन सी मूवी देखेंगे या कहाँ पिकनिक पे चलेंगे, किससे जाएंगे, कौन कौन क्या सामान लेके जाएगा। इस प्रकार से हम संकेतों के एक समूह को सेट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। और इसी प्रकार से जब बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यहाँ कंप्यूटर की भाषा में हम प्रोग्राम पिकनिक जाने के लिए नहीं बनाते, हम कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर को हमारे अनुसार चलाने के लिए, कंप्यूटर से हम अपने अनुसार काम कराने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर में भी एक चीज और आती है, पैकेज। प्रोग्राम्स का वो समूह जो केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करता है, उसे हम पैकेज बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुंडली, जिसमें केवल जन्म पत्री बनती है, टैली जिसमें केवल अकाउंटिंग का कार्य होता है। ये सब पैकेजेस हैं क्योंकि ये केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। लेकिन प्रोग्राम्स के वे समूह जो मल्टीपर्पज होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मीन्स उस एक सॉफ्टवेयर में कई पैकेजेस होते हैं जिनके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने सुना है MS ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस के कार्यों को संपन्न करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर मल्टीपर्पज होते हैं और पैकेजेस प्राय सिंगल पर्पज होते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम अपनी आवश्यकता के लिए कंप्यूटर में डालते हैं। यदि वे कंप्यूटर में हैं तब भी कंप्यूटर चलेगा, और यदि वे नहीं हैं तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। मीन्स उनके नहीं होने से कंप्यूटर की गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो यूजर की आवश्यकता के लिए ही तैयार किए जाते हैं और यूजर की आवश्यकता अनुसार ही कंप्यूटर में डाले जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का हिंदी अर्थ भी होता है आवश्यकता, अनुप्रयोग। तो जो प्रयोग के अनुसार यानी आवश्यकता के अनुसार काम में लिए जाए, उन सबको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS ऑफिस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कुंडली है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आप स्कूल्स वगैरह में जाते हैं या किसी की शॉप पे जाते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों में सबके पर्सनल सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मीन्स होता है तंत्र, यानी जिसमें बहुत सारी इकाइयां हो जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे पर निर्भर हो, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। और कंप्यूटर को भी, चूंकि इसमें बहुत सारी इकाइयां हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए हम कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं।
और नाम से पता लग रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स जो सिस्टम के लिए आवश्यक हो, यानी यदि ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, या चला तो प्रॉब्लम करेगा, प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। तो वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए आवश्यक हैं, जिनकी गैर मौजूदगी में सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता, उन सभी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने बूटिंग प्रोसेस में देखा था कि कंप्यूटर में एक ड्राइवर होता है, मीन्स हमने उसको एक गाड़ी से कंपेयर किया था, तो गाड़ी के लिए जो आवश्यक चीजें थी उसमें हमारा एक ड्राइवर था, जिसको कंप्यूटर की भाषा में हमने कहा था कि हम यहाँ पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि यदि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम जान सकते हैं किस प्रकार से। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो आप देखते हैं कि जब उसको शुरू किया जाता है तो थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर बीच में यहाँ पे नाम आता है, वो जो भी नाम है वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको बाद में थ्योरी के उसमें देखेंगे, फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए हम यहाँ पे आना चाह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एक तो हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होना जरूरी है। दूसरा होता है हमारा ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स मीन्स अनुवादक, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है, और मशीनी भाषा जो होती है वो 0 और 1 द्वारा बनी हुई होती है, 0 और 1 द्वारा लिखी जाती है। तो 0 और 1 वाली भाषा हम नहीं समझते, इसलिए हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करने के लिए और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में चेंज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं। जैसे ही हम यहाँ से कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो हम उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो उसको कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है, फिर उस पर प्रक्रिया करता है, और यदि प्रक्रिया करके वो परिणाम अगर उसी में दे देगा भाषा में तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए पुनः उसको ट्रांसलेट करता है, वही सॉफ्टवेयर काम करता है, और फिर हमें यहाँ पर हमारी भाषा में परिणाम दिखाई देता है। तो ये दूसरे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए ट्रांसलेटर्स। तीसरे होते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। जैसे हम लोगों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है, ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर और हमारे मध्य विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी भाषा ही होती है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो मशीनी भाषा होती है, लो लेवल लैंग्वेज उसे कहा जाता है, और हम जिस भाषा को समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज उस भाषा को कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब निम्न स्तरीय, इतने नीचे स्तर की है कि जो मशीन को आसानी से समझ में आ जाती है, यानी जो 0101 में होती है, क्योंकि कंप्यूटर उसी भाषा को समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के ऊपर से निकल जाती है, कंप्यूटर को आसानी से समझ में नहीं आती है, तो उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारी भाषा होती है हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर की भाषा होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी कंप्यूटर में होनी आवश्यक है। लैंग्वेज वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अभी हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी, प्रोग्राम्स के समूह की बात की थी, संकेतों के समूह की बात की थी, वो लिखे जाते हैं। जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है, ठीक उसी प्रकार से लैंग्वेज वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम संकेतों के समूह को लिखते हैं। अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस होती है। ये सब हम विस्तार से फंडामेंटल के जो थ्योरी पढ़ेंगे उस समय पे हम समझेंगे। फिलहाल हम केवल इतना जान रहे हैं कि लैंग्वेज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वो भी कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। चौथा एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता वाले सॉफ्टवेयर, मीन्स जो जिनकी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, जो कंप्यूटर को रिपेयर करते हैं, जो थोड़ा चस्का लगाने के लिए या मनोरंजन के लिए भी दिए जाते हैं। क्योंकि यदि कंप्यूटर में फिक्स काम होता या सभी के लिए कंप्यूटर में काम नहीं होता तो हर व्यक्ति कंप्यूटर को नहीं खरीदता। तो उसको अब प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ताकि सारे लोग उसको खरीदें, ज़्यादातर लोग उसको प्रयोग करें, उसमें बहुत सारी सुविधाओं को डाला गया है कि
सभी लोग उसमें काम कर सके, हर तरीका का व्यक्ति उसको यूज में ले सके। इसलिए कई ऐसी चीजें बना के, ऐसे सॉफ्टवेयर बना के उसके अंदर डाले गए हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बने हुए हैं, और जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डाला जाता है वे स्वतः ही कंप्यूटर में डल जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है उनके साथ वे स्वतः ही डले हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे झांसी की रानी से बच्चा बंधा हुआ होता है, जब झांसी की रानी लड़ने कूदती थी तो उनके साथ वो बच्चा भी स्वतः ही कूद जाता था। उसी प्रकार से जब भी किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है तो उसके साथ वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे सबसे पहले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं और उनको कैसे प्रयोग में लिया जाता है। एक्सेसरीज ग्रुप में जितने भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हम देखते हैं ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। आइए देखते हैं अपन आज हम सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक्सेसरीज ग्रुप में जितने भी हैं उन सभी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेंगे, और फिर बाद में आगे जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको डिटेल में सारी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी। आइए देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ऑल प्रोग्राम्स। इसमें आपको कर्सर को सीधा लेना है, माउस को सीधा लेना है। यदि आप ऊपर नीचे करेंगे तो फिर आपकी लिस्ट गायब हो जाएगी, दूसरी लिस्ट खुल जाएगी इसलिए। और यहाँ से हम एक्सेसरीज ग्रुप में जाएंगे। एक्सेसरीज मीन्स होता है टूल्स, औजार, जैसे आपकी गाड़ी की एक्सेसरीज होती है, इसी प्रकार से इससे संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित एक्सेसरीज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित औजार। एक्सेसरीज ग्रुप में आप देख रहे हैं ये सभी एक्सेसरीज ग्रुप के प्रोग्राम्स हैं। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे। एक्सेसरीज में सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस का मीन्स होता है पहुंच, अप्रोच। इस प्रोग्राम के अंदर आपके सामने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम्स, सब प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी जो सॉफ्टवेयर है इसका कार्य है हमारे कंप्यूटर की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग करना, आइकन्स बड़े छोटे करना। कई लोगों को कम दिखाई देता है तो उसके लिए बड़े बड़े आइकन करना। कई लोगों को सुनने की समस्या होती है तो उनके लिए बोल के बताना। हमारी जो प्रोग्राम्स खुलते हैं उनकी विंडो और उनके आइकन्स और मेनूज, सब मेनूज बड़े छोटे करना, ये सभी कार्य एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर करता है। इसमें हम देख रहे हैं एक्सेसिबिलिटी विजार्ड। विजार्ड मीन्स होता है जादुई। ये एक जादुई स्टेप्स का समूह होता है। यहाँ पे हम जब भी विजार्ड में कंप्यूटर द्वारा डिफॉल्ट बना हुआ एक इस तरीके का प्रोग्राम होता है कि यूजर को केवल उसमें नेक्स्ट 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 और फिनिश करना होता है, और काम कंप्यूटर स्वतः ही यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं ही जादू की तरह संपन्न कर देता है। इस सुविधा द्वारा हम कंप्यूटर की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ जो हमें डेस्कटॉप पे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें बड़े छोटे कर सकते हैं। हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर खुलने वाले हैं उनके लिए हम कई सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। यदि हमें आवश्यकता हो तो हम किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए भी सुविधा यहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से हमारी कंप्यूटर को मैनेज करने की जो विंडोज हैं उनको मैनेज करने की सभी सुविधाओं को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल में हम बाद में लेंगे, फिलहाल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है सबका। दूसरा आ रहा है आपके सामने मैग्नीफायर। आप जानते हैं मैग्नीफायर ग्लास होता है किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका यही आइकन है। ये किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। जिस पर भी हमारा माउस जाएगा ये उसको बड़ा करके दिखाएगा। देखिए आप, ये जहाँ भी मेरा माउस जा रहा है उस चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा है। यही हमारा मैग्नीफायर है। यहाँ देखिए आप,
मैं माई कंप्यूटर पे इसको लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे ये माई कंप्यूटर पे काज़ा इनको बड़ा करके दिखा रहा है। ये हमारा मैग्नीफायर होता है, ये किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाने के लिए। ये जिनको कम दिखता है वो लोग इस सुविधा को प्रयोग में ले सकते हैं, या बहुत ज़्यादा छोटा हो तो हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी विजार्ड का, एक्सेसिबिलिटी का नेक्स्ट ऑप्शन मैग्नीफायर अभी आपने समझा। नेक्स्ट है नरेटर। ये आपको किसी भी प्रोग्राम के बारे में बोल के बताता है। जब आप इसके द्वारा क्लिक करके और माउस को किसी भी जगह लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके बारे में बताएगा कि वो क्या काम कर रहा है या वो क्या प्रोग्राम है। नेक्स्ट होता है हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यदि आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या आपको कीबोर्ड द्वारा काम नहीं करना, थोड़ा बहुत काम करना है, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल सकते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम के साथ यहाँ पे एक कीबोर्ड खुल के आ जाएगा और उसके द्वारा भी आप काम कर सकते हैं। देख लीजिए आप, ये हमारे सामने कीबोर्ड जो है आ गया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से हम कोई भी आवश्यक सॉफ्टवेयर खोल के और इस कीबोर्ड को प्रयोग में ले सकते हैं। ये है हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। नेक्स्ट है यूटिलिटी मैनेजर, यानी उपयोगी कार्यों के लिए मैनेजमेंट करने वाला। ये जो प्रोग्राम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इन तीनों कार्यों को एक साथ इसके द्वारा भी किया जा सकता है। ये इन तीनों कार्यों को एक साथ करने की सुविधा देता है। आप देखते हैं कि जिस भी प्रोग्राम पे हम माउस के आइकन को लेके जाते हैं, कंप्यूटर स्वतः ही उसके बारे में कुछ लिख कर देता है। यानी आप यदि इसको पढ़ के समझ सकते हैं तब भी आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है। यूटिलिटी मैनेजर के बारे में लिखा हुआ है, स्टार्ट्स एंड कॉन्फ़िगर्स एक्सेसिबिलिटी टूल्स फ्रॉम वन विंडो। ये एक विंडो से एक्सेसिबिलिटी टूल्स को कॉन्फ़िगर यानी इनको तैयार करता है और प्रारंभ करता है। टूल्स मीन्स औजार। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी अभी हमने देखा। नेक्स्ट है आप सामने देख रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हिंदी आशय होता है आदान प्रदान, बातचीत मीन्स एक दूसरे के मध्य जो है विचारों का आदान प्रदान होना। यहाँ पे कंप्यूटरों के मध्य एक से अधिक कंप्यूटर्स के मध्य भी संकेतों का आदान प्रदान हो सकता है, और यूज़र और कंप्यूटर के मध्य भी, उससे भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये पूरी इंटरनेट से रिलेटेड सेटिंग्स और इंटरनेट से संबंधित सभी कार्य यहाँ से संपन्न किए जाते हैं। इन सबको डिटेल में हम बाद में लेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा सबके बारे में आपको बता रही हूँ कि ये कम्युनिकेशन की पूरी सुविधा जो है आपके लिए इंटरनेट से संबंधित, नेटवर्किंग से संबंधित सेटिंग के लिए प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आपके लिए मनोरंजन के लिए कुछ सुविधाएं डाली गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है साउंड रिकॉर्डर। इसके द्वारा आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड की गई आवाज़ को सेव भी कर सकते हैं, और साथ में उसको जब आप चाहें तब उसको सुन सकते हैं। लेकिन मैंने बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स पूरी सुविधा के साथ नहीं होते। ये थोड़ी बहुत सुविधाएं आपको देंगे। बहुत कम समय की जो है साउंड रिकॉर्डिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए यदि हमें अच्छा कार्य करना है या ज़्यादा कार्य करना है तो फिर हमें इसके लिए नए जो सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, उन्हें खरीदना होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम मीन्स होता है आवाज़ और कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। यदि अगर आपके कंप्यूटर की कई बार सभी स्पीकर्स वगैरह ऑन होने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रही है तो आप इस सॉफ्टवेयर को चेक करें। यहाँ पे जो है उसकी आवाज़ को म्यूट किया हुआ होता है तो कहीं भी आवाज़ नहीं आएगी। तो पूरे सिस्टम की आवाज़ को यहीं से नियंत्रित किया जाता है। ये है आपका वॉल्यूम कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये आपको मूवी, वीडियो देखने की सुविधा देता है। ऑडियो भी हम इसमें सुन सकते हैं और वीडियो भी हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमें कई बार जो लेटेस्ट वर्जन आते हैं उनमें हमें सीडी राइटिंग की सुविधाएं भी इसके अंदर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम टूल्स। ये सिस्टम टूल्स मीन्स हमने बताया था कि पूरे कंप्यूटर को हम सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम टूल्स का मीन्स हुआ कंप्यूटर के औजार।
ये सब कंप्यूटर को रिपेयर करने से संबंधित औजार है। मीन्स ये सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम टूल्स ग्रुप के अंदर जो सभी सॉफ्टवेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, उनके टूल्स हैं, उसको रिपेयर करते हैं और कई आवश्यक कार्य करते हैं। इसमें आइए हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं बैकअप यानी पीछे ऊपर लेना। मीन्स आपके किसी डाटा को आपको कॉपी करके रखना है और बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा है, तो इसके माध्यम से आप उसे छोटा करके और आवश्यक स्थान पे रख सकते हैं। ये जब हम बैकअप का प्रयोग करते हैं तो ये डाटा को विशेष चिन्हों में चेंज कर देता है, और जब इसको वापस हमें कंप्यूटर में डालना होता है या किसी भी दूसरे कंप्यूटर में जाकर इसको डालना होता है, तो हमें इसको रीस्टोर करना होता है, तब ये स्वतः ही उसे वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में खोल देता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कैरेक्टर में अक्षरों का नक्शा। ये जो भी कीज आपके कीबोर्ड में नहीं है, उनको हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम कीबोर्ड की कौन सी की दबाकर उस अक्षर को बना सकते हैं। हिंदी टाइपिंग के लिए लोग अक्सर चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी से पूछ के और अक्षर टाइप करते हैं। हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। कैरेक्टर में हर अक्षर के बारे में आपको बताता है कि वह अक्षर कहाँ से और किस प्रकार बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्क क्लीनअप। ये आपकी डिस्क को साफ करता है। डिस्क मीन्स होता है कंप्यूटर की कैसेट, एक प्रकार से कॉपी। हम साधारण भाषा में कॉपी बोलते हैं। कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो कंप्यूटर की जो कॉपी है उसको हम डिस्क बोलते हैं। तो डिस्क में बहुत सारा कचरा जो है जमा हो जाता है। डिस्क क्लीनअप हमसे पूछ के उस पूरे कचरे को साफ करता है। डिस्क क्लीनअप स्वयं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानता है कि जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन वो हमसे पूछता है कि यहाँ कचरा इकट्ठा हो गया है, क्या मैं इसे हटा दूँ। तो ये हमारी डिस्क को साफ करता है। नेक्स्ट है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर डिस्क में यानी कॉपी में जो डाटा खराब हो रहा है और इसके अलावा अलग अलग जगह पर फैलकर पड़ा हुआ है, पूरे डिस्क के स्पेस को जिसने घेर रखा है, उस पूरे डाटा को क्रम से जमा कर डिस्क के स्पेस को बढ़ाता भी है और एरर को रिपेयर भी करता है। ढूंढ के स्कैन करके रिपेयर भी करता है। ये हमारा काम करता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल एंड सेटिंग ट्रांसफर विजार्ड। नाम से आप इसको समझ सकते हैं। फाइल्स मीन्स फाइलें और सेटिंग मीन्स उससे संबंधित सेटिंग, ट्रांसफर यानी भेजना, स्थानांतरण करना, और ऐसा विजार्ड ऐसा जादुई स्टेप्स का समूह जो आपकी फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए उससे संबंधित सेटिंग करता है और भेजने के लिए तैयार करता है। मीन्स इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा हम किसी ओल्ड वर्जन की फाइल को और ओल्ड कंप्यूटर की फाइल को न्यू वर्जन और न्यू कंप्यूटर में डालने के लिए सेटिंग कर सकते हैं, ताकि वो जब भी न्यू कंप्यूटर में डाली जाएगी या जब नई कंप्यूटर में डाली जाए तब भी अपन इसके द्वारा उसकी सेटिंग करके और उसको नए कंप्यूटर में चलने योग्य बना सकते हैं। यानी ये फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, पुराने टाइप के कंप्यूटर से दूसरे नए टाइप के कंप्यूटर पर, पुराने वर्जन की फाइल को नए वर्जन की फाइल में या नए वर्जन के सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने के लिए सेटिंग करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शेड्यूल्ड टास्क। शेड्यूल्ड मीन्स होता है मीटिंग और टास्क मीन्स होता है कार्य, यानी मीटिंग वाले कार्य करना। मीन्स यहाँ पे मीटिंग वाले कार्यों से आशय ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक सूची तैयार कराता है। शेड्यूल में सूची होता है, ये एक सूची तैयार करता है कि जो हम चाहते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम जैसे ही कंप्यूटर को बूट करें सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन पे खुले तो हम उसको इस शेड्यूल्ड सूची में डाल सकते हैं। ऐसा करने पर स्वतः ही जब भी हम कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम बूट करेंगे तो
हमने जो इसके अंदर सेटिंग कर रखी है उसके अनुसार बूट करते ही तुरंत वो सॉफ्टवेयर जो यहाँ हमने सेट किया हुआ है वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के सिस्टम में जैसे ही सिस्टम बूट होता है तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उसमें वो एक प्रोग्राम डाला हुआ होता है, उस प्रोग्राम को शेड्यूल टास्क में भी डाला जा सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप में भी हम डाल सकते हैं, पर शेड्यूल टास्क भी इसी कार्य को करता है जो कार्य हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसके लिए इसमें टाइमिंग भी सेट की जा सकती है कि इतनी बजे इतने दिन या इस दिन को पर्टिकुलर बार को ये काम हो। तो जो हमने सेटिंग की है उसके अनुसार ही वो सॉफ्टवेयर जैसे ही कंप्यूटर को बूट किया जाता है स्वतः ही उस निश्चित समय पर आपके सिस्टम पे प्रदर्शित हो जाता है, रन हो जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सिक्योरिटी सेंटर। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सुरक्षा के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर्स को, आपके सिस्टम को वायरसेस वगैरह से सिक्योरिटी देने के लिए है। सिक्योरिटी सेंटर लिखा हुआ है इसमें, व्यू योर करंट सिक्योरिटी स्टेटस एंड एक्सेस इंपॉर्टेंट सेटिंग टू हेल्प प्रोटेक्ट योर पीसी। आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए और उसकी आवश्यक सेटिंग्स को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम की सूचना। आपके सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स क्या संरचना है, आपके सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, आपके सिस्टम में कितनी रैम लगी हुई है, आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क कितनी है, आपके सिस्टम में कौन से स्पीकर्स प्रयोग में लिए जा रहे हैं, कौन से साउंड ड्राइवर डले हुए हैं, संपूर्ण इंफॉर्मेशन को हम सिस्टम इंफॉर्मेशन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है सिस्टम रीस्टोर। ये दो कार्य करता है। एक तो हमने पहले देखा था कि बैकअप जो किया जाता है उसको पुनः रीस्टोर द्वारा प्राप्त नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्टम रीस्टोर हमें एक और विशेष सुविधा देता है, वो ये होती है कि हमारे कंप्यूटर को निश्चित तिथि पर, निश्चित पॉइंट पर पहुंचाने में ये हमें सहयोग करता है। जैसे मैंने आज मेरे सिस्टम में कोई काम किया और मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा सिस्टम जो है कल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, या आज मैंने शाम को देखा तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसको कल की तारीख में रीस्टोर कर सकती हूँ। उससे आज जितने भी ऑपरेशन मैंने किए वो सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे और मेरा सिस्टम बिल्कुल कल जिस स्थिति में था उस स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये हमने देखा सिस्टम टूल। एड्रेस बुक, नेक्स्ट आप देख रहे हैं एड्रेस बुक। ये आपकी एड्रेस की डायरी है। जिस प्रकार से आप अपने पास एक छोटी सी डायरी रखते हैं, उसमें अपने फ्रेंड्स के, अपने परिजनों के पते जो है लिख के रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से एड्रेस बुक में भी हम कंप्यूटर में ही अपने दोस्तों के पते रख सकते हैं, उनके घर के पते भी रखे जा सकते हैं और उनके कंप्यूटर के पते भी, मीन्स ईमेल आईडीज भी उनकी रखी जा सकती हैं। और यहीं से जब इस एड्रेस बुक में हमने जितने भी एड्रेसेस ऐड कर लिए तो हम उन्हें कहीं भी प्राप्त करके एक साथ उन सभी को बहुत सारी सूचनाएं भेज सकते हैं, या उसमें से सेलेक्ट करके जिन्हें चाहे उन्हें भी सूचनाएं भेज सकते हैं, या उनके साथ और भी कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बिल्कुल आपका सामान्य कैलकुलेटर जो आप हाथ में लेके और काम में करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक वही कार्य कंप्यूटर में भी हम कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें यहाँ पर कैलकुलेटर नामक सुविधा दी गई है। यहाँ पे एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर हमारे सामने खुल जाता है और उसके द्वारा हम संपूर्ण कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें हमें दो तरीके की सुविधा मिलती है कैलकुलेटर में, एक स्टैंडर्ड और एक साइंटिफिक। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन जो सामान्य लोग जनरल कैलकुलेशन के लिए काम में लेते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेशन वो होती है जो साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट्स को आवश्यकता होती है। तो उन फंक्शंस को भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम ऑन करके काम में ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स ये यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में आपके सामने है, किंतु प्रारंभ में सबसे पहले यही ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। इसको डोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था और अभी भी डोज कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सर्वप्रथम जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में इसलिए दिया गया है क्योंकि हम कई लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो उसके प्रोग्राम यहीं पर आके रन होते हैं। इन्हें हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, जो यहाँ पर आके रन होते हैं। यदि ये हमारे कंप्यूटर में नहीं हो तो हम कई लैंग्वेजेस के साथ सपोर्ट नहीं कर सकते। जावा के भी कई प्रोग्राम यहीं पर आके रन होते हैं, सी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहीं पर आके रन होते हैं, और कई बार हमारा जो कंप्यूटर है उसकी रिपेयरिंग भी कमांड प्रॉम्प्ट पर यानी डोज पर जाकर ही की जाती है। इसलिए इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में देने की आवश्यकता हुई, अन्यथा यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम नहीं जानते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इसको क्यों काम में ले रहे हैं, जब आजकल बहुत अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसको हम दोबारा मैं कहना चाहूँगी कमांड प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं, और हम इसको कमांड लाइन भी बोलते हैं। ये जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स इसमें कैरेक्टर्स के साथ ही संबंध बनाया जा सकता था। इसमें आज आप देख रहे हैं माउस चल रहा है और आप किसी पे भी जाके क्लिक कर देते हैं, किंतु जब इस पे हम काम करते थे तो यहाँ पर माउस भी नहीं चलता था प्रारंभ में, और चित्र भी कोई से भी नहीं आते थे। इसमें बिल्कुल एक बार अगर आपने लिख दिया तो आपका कर्सर ऊपर भी नहीं जा सकता। ये बहुत टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये हमारा सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको कमांड लाइन भी कहा जाता है। आगे जब आप बढ़ेंगे कंप्यूटर के फील्ड में तो देखेंगे कि इसके बारे में कमांड लाइन ही लिखा हुआ आता है। और इसको यह CUI पर आधारित सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था और है। CUI पर आधारित मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मीन्स यूजर जो है इसके माध्यम से या इस पर जब काम करते थे तो केवल अक्षरों के माध्यम से ही कार्य कर पाते थे। वहाँ आइकन्स वगैरह कुछ नहीं आते थे। केवल हर चीज़ के लिए यदि हमें फाइल भी खोलनी है तो हमें कमांड लिखना होता था, तब जाके हमारी फाइल खुल पाती थी। फाइल बनाने के लिए भी हमें कमांड लिखना होता था। इसलिए इसको हम CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स इसमें एक ही यूजर कार्य कर सकता है और एक बार में केवल एक ही कार्य कर सकता है। आज तो आप देखते हैं आपका ये विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र तो एक है लेकिन काम एक से अधिक कर सकते हैं। हम एक साथ गाने भी चला सकते हैं, एक तरफ हम वीडियो भी देख सकते हैं, एक तरफ हमारा सॉफ्टवेयर खोल के हम उस पर भी काम कर सकते हैं। एक साथ कई सारे काम हम कर सकते हैं। तो अभी मैं सभी का आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही बता रही हूँ, बाद में हम इसमें डिटेल में लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नोटपैड। ये आपकी सिंपल लेटर लिखने के लिए एक छोटी सी डायरी है। कोई आपकी आवश्यक सूचना होती है उसको आप इसमें लिख के रख सकते हैं। ये ज़्यादा सुविधाओं के साथ नहीं है, आप थोड़ा बहुत और सामान्य एक जैसा मैटर इसके अंदर लिख सकते हैं। नोटपैड, ये नोट लिखने के लिए आपके पास एक गत्ता है, इस पे आप सामान्य लेटर लिख सकते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है जैसे आपकी एक छोटी सी डायरी होती है, उसमें कभी कोई आपको काम की सूचना या कोई नोट्स लिखने होते हैं तो आप उनको लिख के रख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से नोटपैड हमारी सिंपल लेटर टेक्स्ट राइटिंग के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से दिया गया। इसमें हम सिंपल राइटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा सुविधाएं इसमें हमारे पास नहीं है, केवल साधारण लेटर या साधारण मैटर हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पेन ब्रश, पेन, इसमें हम ड्राइंग बना सकते हैं, किंतु इसमें भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। हम साधारण सी ड्राइंग, सिंपल सी ड्राइंग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्राइंग बनाने में थोड़ी हमें असुविधाओं का सामना भी करना होता है क्योंकि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी विजार्ड। प्रोग्राम माने मीन्स संकेतों का समूह, कंपैटिबिलिटी मीन्स होता है कि उसके अनुरूपता या उसके अनुसार बनाना। विजार्ड यानी प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी विजार्ड एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार का प्रोग्राम है जो एक पुराने वर्जन के प्रोग्राम को XP पे चलने योग्य बनाता है। ये स्वतः ही अपने से पूछता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर है जो XP पे नहीं चल रहा है और आपके पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो ये हम उसको जब सेलेक्ट करते हैं तो ये स्वतः ही उसको और XP के चलने के योग्य बनाने की कोशिश करता है, और जहाँ तक संभव होता है ये बनाता है। यदि इससे नहीं बन पाता है तो ये हमें मैसेज देता है कि वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाया है। वैसे मैं आपको
आपको बार बार बता रही हूँ कि ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये पूरे कार्य को नहीं करते हैं, ये केवल थोड़ा सा कार्य कर पाते हैं। तो प्राय ये भी काम नहीं कर पाता, किंतु फिर भी सुविधा है, छोटे मोटे काम को ये कर ही देते हैं। तो ये प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी विजार्ड हमारा वो प्रोग्राम है जो आपके पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाए गए या चलने वाले किसी सॉफ्टवेयर को नए XP ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये आपके जो कंप्यूटर आपने प्रयोग में ले रहे हैं उस कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बताया आप इसकी साथ सूचना को पढ़ सकते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यूज योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर दैट इज लोकेटेड एल्सवेयर एंड रन प्रोग्राम्स और एक्सेस फाइल्स। मीन्स आप आपके कंप्यूटर को अन्य दूसरे कंप्यूटरों से जोड़ सकते हैं जो दूसरी जगहों पर लगे हुए हैं और यहाँ रहते हुए उन सभी कंप्यूटर्स को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी कंप्यूटर्स को यहाँ पर खोल सकते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर को रिमोट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। जब नेटवर्किंग होती है तो नेटवर्किंग में हमारा एक मुख्य कंप्यूटर होता है, उसे हम होस्ट या रिमोट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। आगे चल के हम जब विस्तार से देखेंगे तो थोड़ा सा इनमें अंतर होता है, पर फिलहाल हम मुख्य कंप्यूटर को होस्ट, सर्वर या रिमोट कंप्यूटर बोलते हैं और जो उससे जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं हम उन्हें क्लाइंट बोलते हैं या नोड्स बोलते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है हमारे कंप्यूटर को रिमोट बनाने का कार्य करती है। इसके सेटिंग के बाद इससे जुड़े सभी कंप्यूटर्स को हम यहाँ पर हमारे कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं यानी खोल सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बाकी इससे जुड़े सभी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारा ये वाला सिस्टम बूट होना आवश्यक है और यह चालू ही रहना चाहिए। यदि आपका ये सिस्टम बंद है तो बाकी कंप्यूटर जो इससे कनेक्ट है वो आपका प्रॉपर कार्य नहीं करेंगे। तो ये है हमारा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज जो है आपके अलग अलग कंप्यूटर पर जो फाइल है अलग अलग स्थान पर रखी हुई है लेकिन एक ही फाइल है, उसको अपडेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे नेटवर्किंग में सभी कंप्यूटर्स पर अलग अलग यूज़र आके काम करते हैं, उनको एक ही फाइल पे काम करने को यदि दिया गया है तो अलग अलग यूज़र को ये पता नहीं लग पाएगा कि उन्होंने अब तक कितना काम कर लिया। इसलिए सिंक्रोनाइज एक ऐसी फैसिलिटी है कि काम करके और सिंक्रोनाइज पर क्लिक जब किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फाइल जहाँ जहाँ भी जिन भी नेटवर्क पर जुड़ी हुई है उन सभी में वो ऑटोमेटिकली मैटर अपडेट हो जाता है। यानी जिस एक यूज़र ने जहाँ तक काम किया सभी फाइलों में वहाँ तक काम कंप्लीट हो जाता है, ताकि जब दूसरे सिस्टम पे दूसरा यूज़र आके उसी फाइल को खोल कर काम करेगा तो उससे काम पता लग जाएगा कि मुझे इसके आगे से करना है। यही कार्य हमारा सिंक्रोनाइज करता है। नेक्स्ट है आपका टूर विंडोज XP। ये आपको विंडोज XP का टूर कराता है। जो सब कुछ मैं आपको बोल बोल के हिंदी में बता रही हूँ ये आपको चित्रों के साथ बोल बोल कर किंतु इंग्लिश में बताता है। यहाँ से भी आप पूरे XP का टूर कर सकते हैं, पूरे XP के बारे में जान सकते हैं और इसके सभी फीचर्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज मीन्स खिड़कियाँ, एक्सप्लोरर मीन्स होता है खोलने वाला, विस्तार करने वाला। यहाँ से हम हमारे पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में क्या क्या है वो सारी जानकारी मैं यहाँ से ले सकती हूँ। मेरे कंप्यूटर में क्या नहीं है उससे मुझे डालना है वो सारा मैनेजमेंट मैं यहाँ से कर सकती हूँ। माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर दोनों एक जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं किंतु दोनों में थोड़ा सा डिस्प्ले का अंतर है। विंडोज एक्सप्लोरर हमें थोड़ी सी अलग लुकिंग देता है और उसमें काम करने में सुविधा ज़्यादा होती है, किंतु माई कंप्यूटर में हमें अलग लुकिंग होती है और उसमें हमें काम करने में थोड़ी सी असुविधा होती है। ट्रेंड होने के बाद आप किसी में भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वर्ड पैड। ये आपकी थोड़ी सी नोटपैड से अच्छी वाली डायरी है। इसमें थोड़ा अच्छा लेटर आप थोड़े से इफेक्ट्स के साथ यहाँ पे आप इसके द्वारा लेटर लिख सकते हैं। ये है आपका वर्ड पैड। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि कुछ और हमारे ऐसे
सॉफ्टवेयर हैं जो उस लिस्ट में नहीं थे, लेकिन वो भी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो माई कंप्यूटर है ये भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और इससे भी हम पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे रीसाइकिल बिन, ये भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। रीसाइकिल बिन जो है कचरे का डब्बा होता है, जितनी भी फाइलें या फोल्डर्स हम डिलीट करते हैं वो स्वतः ही यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ से डिलीट करने के बाद वो परमानेंट समाप्त हो जाती हैं। जब हम सिस्टम को में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो सर्वप्रथम केवल हमें रीसाइकिल बिन का ही आइकन प्राप्त होता है, वो भी हमें इस जगह पर डेस्कटॉप पे इस जगह पर प्राप्त होता है। यहाँ टास्क बार में स्टार्ट बटन के ऊपर यहाँ पर आपका ये वाला आइकन आता है रिसाइकिल बिन का। फिर बाद में हम सेटिंग के द्वारा उसको यहाँ पे और बाकी और सब आवश्यकता अनुसार आइकन्स को यहाँ पे प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये आज आपने देखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लगभग संपूर्ण एक्सेसरीज ग्रुप। कुछ ऐसे इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपको आपके एक्सेसरीज ग्रुप में नहीं दिखाई देते, किंतु याद रखने वाली बात यह है कि जो भी एक्सेसरीज ग्रुप में अगर आपने किसी एक कंप्यूटर पे काम किया है तो वो सभी सॉफ्टवेयर हर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं। यदि वे उसमें नहीं है तो इसके अंदर एक सेटिंग होती है, वहाँ से वे ऑफ हो रहे होते हैं, हम वहाँ जाकर उनको ऑन कर सकते हैं और उसके बाद कंप्यूटर को प्राय रीस्टार्ट करना होता है, तब वे स्वतः ही उसी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। ऐसे कई और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम धीरे धीरे डिटेल में बाद में समझेंगे। ये आपका कंप्लीट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्सेसरीज ग्रुप।